आज आप जो विश्व के पठारों का अध्ययन करेंगे मेरे साथ। पर्वत अध्याय इसके पहले वीडियो में अच्छे से समाप्त हो गया, पर्वत और चोटी। आज पठारों के विषय में हम देखेंगे। इससे पहले आप इस मानचित्र पर लिखे नामों को गौर से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मानचित्र पर जो भी नाम लिखे हैं, अनातोलिया, पामीर, तिब्बत, यूनान, अर्नाहलैंड, किम्बरले, अरब, मालागासी, कटंगा, अनातोलिया, पामीर, अबिसिनिया, मोटाग्रासो, ब्राजील, बोलिविया, पैटागोनिया, चियापास, ओजार्क, पिडमांट, मेसेटा ये है। फिर यहाँ पे 3 है, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो। ये सभी पठारों के नाम लिखे हुए हैं। आइए हम उत्तरी अमेरिका के पठारों से शुरुआत करेंगे। उत्तरी अमेरिका के पठारों में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम चर्चा करेंगे। मैक्सिको में एक पठार है, उसका नाम है चियापास। चियापास का पठार मैक्सिको में, लाल रंग का गोला देख रहे हैं, सभी लाल रंग के गोले पठार का संकेत कर रहे हैं। चियापास का पठार मैक्सिको में है। उसके उत्तर में आप 3 पठार है। अमेरिका यूएसए के पश्चिम में यहाँ पे 3 पठार हैं। एक कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार। तीनों यूएसए में है, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो। पूर्वी यूएसए में, पूर्वी अमेरिका में 2 पठार हैं, एक पीडमांट और ओजार्क। पीडमांट पठार, ओजार्क पठार। इस तरह से आपने देखा कि एक चियापास पठार मैक्सिको में है, बाकी जो 5 पठार हैं वो यूएसए में है। यूएसए के 5 पठार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और इधर पीडमांट और ओजार्क। ये आप सभी नाम अपने नोट्स में लिखते चले जाएंगे। चियापास पठार के ठीक ऊपर जो पठार है यूएसए में, कोलोराडो का पठार। चियापास पठार के उत्तर में यहाँ पे एक नदी बहती है, कोलोराडो। नदी का नाम भी कोलोराडो ही है। नदी यहाँ से कोलोराडो के पठार से निकलती है और प्रवाहित होती हुई इस खाड़ी में गिरती है। ये सकरी सी खाड़ी देख रहे हैं, 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ जो समुद्र का हिस्सा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। फिर से दोहरा दिया, तो कोलोराडो नदी यहाँ से निकलती है और इस खाड़ी में गिरती है। आपका होमवर्क है कि आप इस खाड़ी का नाम बताइए कि कोलोराडो नदी किस खाड़ी में गिरती है। ओके, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 6 पठार आपने देखे। ये सभी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी तो ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि चियापास का पठार किस देश में है, या फिर 4 पठार और उसके सामने देश के नाम दे देगा, 4 देश 4 पठार, वो आपको सुमेलित करना रहेगा। इस तरह से पठारों से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पठारों पर हम चर्चा करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पठारों के अंतर्गत 2 पठार ब्राजील में है, एक माटोग्रासो, दूसरा ब्राजील का पठार। माटोग्रासो का पठार, ब्राजील का पठार। ब्राजील में 2 पठार हैं, माटोग्रासो का पठार, ब्राजील का पठार। उसके बाद ठीक उसके नीचे माटोग्रासो के पठार के दक्षिण में एक पठार है, यह है बोलिविया में। पठार का नाम भी है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार किस देश में है? बोलिविया में है। हम याद आया तो ऊपर बता दें, यहाँ कोलंबिया का पठार है यूएसए में, लेकिन कोलंबिया नाम का देश दक्षिण अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार जरूर है ये, लेकिन है किस देश में? कोलंबिया का पठार कोलंबिया में नहीं है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है, जबकि कोलंबिया नाम का देश दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ओके, तो ये है बोलिविया का पठार। बोलिविया देश में पड़ता है। इसके दक्षिण में ये चिली देश है, पश्चिमी तट के साथ साथ चिली है। पूर्वी तट के साथ साथ अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, चिली, और चिली के ठीक उत्तर में बोलिविया है। बोलिविया का जो पठार है, इसके ऊपर एक झील है। बोलिविया के पठार पर झील का नाम है टिटिकाका लेक। क्या? टिटिकाका झील। बोलिविया पठार पर स्थित टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। बोलिविया पठार पर स्थित टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। जब हम आपको इससे पहले अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कोई और है, तिब्बत पठार पर है, उसका नाम भी आपको बताना है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताइए तिब्बत पठार पर। लेकिन यहाँ मैंने कहा कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, जिसमें नावें चलाई जा सकती है, वो है
टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक दो देशों की सीमा पर है। बोलिविया पठार पर स्थित टिटिकाका लेक दो देशों की सीमा पर है। आपका होमवर्क है उन दो देशों का नाम बताइए। कौन से दो देशों की सीमा पर है टिटिकाका लेक? सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ और जो मैं पढ़ा चुका हूँ वहां से मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, दक्षिण मैंने बताया दो देश हैं, पूर्वी तट के साथ साथ अर्जेंटीना, पश्चिमी तट के साथ साथ चिली। अर्जेंटीना में जो पठार है उसको हम कहते हैं पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पठारों के बारे में आपने सुना। अब आते हैं अफ्रीका के पठार में। अफ्रीका में प्रमुख रूप से तीन पठार हैं। एक तो अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी सिरा है, इधर उत्तर इधर पूर्व, अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी सिरा है उसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तीन देश हैं। सबसे पूर्वी देश है सोमालिया, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। सबसे पूर्वी तट के पास है सोमालिया, सोमालिया के पीछे इथोपिया, और इथोपिया के उत्तर में यानी लाल सागर है ना, लाल सागर के तट पर एक छोटा सा देश है जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो पठार है उसे हम कहते हैं अबिसीनिया का पठार। क्या कहते हैं? अबिसीनिया का पठार। साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में है। ओके, उसके बाद कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो बीचों बीच है, जिसमें कांगो नदी यहां से निकलती है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिरती है कांगो नदी। तो कांगो नदी के साथ साथ जो देश, पूरे विस्तार के साथ साथ जो देश स्थित है उसे हम कहते हैं डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कांगो में एक पठार है जिसे हम कहते हैं कटंगा का पठार। कांगो देश में, कांगो देश को हम मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी कहते हैं, मध्य अफ्रीकी गणराज्य या डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कांगो में जो पठार है उसे हम कहते हैं कटंगा का पठार। इससे पहले जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि कटंगा के पठार में दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार है। हालांकि हीरा उत्पादन में नंबर 1 रूस है, लेकिन भंडार, धरती के नीचे जो संचय होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? कटंगा पठार में है। अनुमान है, अभी उत्पादन नहीं शुरू हुआ है। इसके साथ साथ कटंगा के पठार में दुनिया का बहुत बड़ा तांबे का भंडार भी है। यानी कटंगा का पठार दो धातुओं से समृद्ध है, एक हीरा और दूसरा तांबा। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका के पूर्व में एक द्वीप है मेडागास्कर। अफ्रीका के पूर्व में मोजाम्बिक चैनल, अफ्रीका के यहाँ पे जो देश है उसको हम कहते हैं मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के पूर्व में मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल के पूर्व में मेडागास्कर। मेडागास्कर के बारे में हमने इससे पहले बताया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर पर जो पठार है उसे हम कहते हैं मालागासी का पठार। मालागासी, मेडागास्कर द्वीप को मालागासी द्वीप भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, और इससे इस पर जो पठार है उसका नाम है मालागासी का पठार। इसके ये हो गया अफ्रीका के पठार। अब हम पढ़ाएंगे यूरोप और एशिया के पठार। शुरुआत यूरोप से करते हैं। यूरोप का, अफ्रीका के उत्तर में काला सागर है, सॉरी भूमध्य सागर है, इंग्लिश में मेडिटेरियन सी। मेडिटेरेनियन सी के उत्तर में यूरोप है। ये सारा हिस्सा यहाँ पे है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पश्चिम का पूरा हिस्सा क्या है? यूरोप है। कैस्पियन सागर, काला सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो जो मेडिटेरेनियन सी के उत्तर में ये जो हिस्सा आपको यूरोप का दिख रहा है, छोटा सा हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ, इसे हम कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरिया का प्रायद्वीप। क्या? आइबेरिया का प्रायद्वीप। ये वाला हिस्सा प्रायद्वीप वो होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, और ये अटलांटिक महासागर इधर भी है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। तो आइबेरिया का प्रायद्वीप 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर 2 देश हैं। ये सीमा रेखा देख रहे हैं, इसके पश्चिम में तो फ्रांस है, इधर जो है एफ अर्थात फ्रांस है। इस लाइन के पूर्व में 2 देश हैं, स्पेन और यहाँ पे है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर 2 देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर जो पठार स्थित है उसे हम कहते हैं मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार स्पेन में है। हालांकि आइबेरिया के प्रायद्वीप पर 2 देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल, लेकिन मेसेटा का पठार स्पेन में है।
ओके। यूरोप में ज्यादा पठार नहीं है, जानने लायक एक ही पठार है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एशिया के पठारों पर। एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है? ये लाइन देख रहे हैं, ये काला सागर के नीचे जो लाइन है, ये विभाजक रेखा है एशिया और यूरोप का, ये जो लाइन है। तो इस लाइन के पश्चिम में शुरू हो जाता है एशिया, इस लाइन के पूर्व में। तो इस लाइन के पूर्व में एशिया का जो सबसे पश्चिमी देश है उसे हम कहते हैं तुर्की, उसे हम कहते हैं तुर्की, एशिया का सबसे पश्चिमी देश। तुर्की में जो पठार है उसका नाम है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? तुर्की में, ठीक है। तुर्की के पूर्व में ईरान है, तुर्की के पूर्व में इराक है, फिर ईरान है, यहाँ पे ईरान। ईरान में जो पठार है उसे हम कहते हैं ईरान का पठार। ईरान में जो पठार है, ईरान ना हमने कहा, ये ईरान का पठार। ईरान का पठार दो पर्वतों से घिरा हुआ है, उत्तर में एल्बुर्ज का पर्वत और दक्षिण में जैग्रोस का पर्वत, यानी जैग्रोस का पर्वत, एल्बुर्ज का पर्वत, जैग्रोस का पर्वत, एल्बुर्ज का पर्वत, नीचे जैग्रोस ऊपर एल्बुर्ज, दोनों के बीच में जो पठार है उसे हम कहते हैं इराक का पठार। दो पर्वतों से घिरा हुआ है, एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत। ओके, पर्वत अध्याय में हमने इन दोनों पर्वतों का नाम दिया हुआ है, बकायदे बताया है। उसके बाद भारत के उत्तर में जो देश हैं, कश्मीर के ठीक उत्तर में जो देश हैं, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों को हम मध्य एशिया का देश कहते हैं। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब देश हैं मध्य एशिया के देश। तो यहाँ पे ताजिकिस्तान में एक पठार है, और भी देशों में है, उसका मुख्य विस्तार ताजिकिस्तान में है। उस पठार का नाम है, मध्य एशिया में है, पामीर का पठार। मध्य एशिया के पठार को क्या कहते हैं? पामीर का पठार या पामीर की गांठ। गांठ क्यों? क्योंकि कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। पामीर की गांठ से अलग अलग दिशाओं में कई पर्वत निकले हुए हैं। जैसे पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश अफगानिस्तान में चला गया है। दक्षिण पूर्व की ओर, यानी नीचे दक्षिण और इधर पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की ओर काराकोरम चला आया है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम पर्वत, नीचे वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, एक बीचों बीच लाइन है पूर्वी दिशा में, इसका नाम है क्युनलुन पर्वत। कौन सा? क्युनलुन। क्युनलुन पर्वत चला गया है चाइना में। उसके ऊपर तिएन शान पर्वत। कौन सा? तिएन शान। तिएन शान भी चला गया है चाइना में, यानी पामीर की गांठ से चार पर्वत निकले हैं, एक हिंदुकुश, काराकोरम जम्मू कश्मीर में, तिएन शान चाइना में और क्युनलुन भी चाइना में। तिब्बत के पठार पर क्युनलुन चला गया है, तिब्बत के पठार पर। तिब्बत का पठार चाइना में है। तो तिब्बत का जो पठार है, ये बड़ा सा हिस्सा जो लाल रंग का जो धब्बा दिख रहा है बड़ा सा, ये है भारत के उत्तर में हिमालय। ये लाइन देख रहे हैं, लाल कलर की लाइन, ये हिमालय है। लाल कलर की लाइन भारत और नेपाल में फैला हुआ हिमालय है। हिमालय के उत्तर में जो पठार है उसे हम कहते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दो पर्वतों से घिरा है। जैसे ईरान का पठार एल्बुर्ज और जैग्रोस से घिरा है, वैसे तिब्बत का पठार हिमालय और ये कौन सा पर्वत है? क्युनलुन। आधा क फिर यहाँ पे छोटा को, क्युनलुन। तो तिब्बत का पठार दो पर्वतों से घिरा है, हिमालय और क्युनलुन। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा फैक्ट, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे विशाल पठार है। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई 5000 मीटर है। किसी भी पठार या पर्वत की ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से नापी जाती है। किसी भी पठार या पर्वत की ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से नापी जाती है। हम यहाँ पे बता दें कि पठार भी पर्वत की तरह ही जमीन से ऊंचे उठे हुए होते हैं काफी, लेकिन पठारों पर शिखर नहीं पाए जाते। पठार ऊपर से समतल या उबड़ खाबड़ होते हैं। पठारों पर आप चल सकते हैं, जबकि पर्वतों पर आप नहीं चल सकते। अगर ढाल आ गया तो न तो आप चढ़ सकते हैं न उतर सकते हैं, बहुत तेज ढाल होता है पर्वतों पे, जबकि पठार पर आप ऊपर चल सकते हैं। तो पठार पर ऊपर से समतल होता है। ओके, तो 5000 मीटर ऊंचाई है। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल पठार तिब्बत का पठार 5000 मीटर ऊंचाई है। दो पर्वतों से घिरा हुआ है उत्तर दक्षिण में। तिब्बत पठार से बहुत सी नदियां निकलती हैं। एक ये हमने दिखाया था लाइन है जो कि दिखा रहा है कि तिब्बत का पठार है। हम इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि नदियों को दिखा सकें। तिब्बत की पठार से एक नदी इधर निकलती है और यहाँ पे चली आती है, उसे हम कहते हैं हुआंगहो नदी। तिब्बत की पठार से निकलती है, चाइना में बहती है,
वांगहो नदी, ये जो सकरी खाड़ी देख रहे हैं, खाड़ी मतलब तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ हिस्सा, ये चाइना है और ये कोरिया है, और ये भी चाइना का ही हिस्सा है, ये पूरा यहाँ तक है चाइना। तो इसे हम कहते हैं खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बोहाई की खाड़ी। क्या नाम है? बोहाई, BOHAI, ये है बोहाई की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोहाई। वांगहो नदी बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है। एक और नदी निकलती है, उसे हम कहते हैं यांगसी नदी की घाटी, सॉरी यांगसी नदी। यांगसी नदी को ऐसे लिखेंगे, आधा ग आधा ट फिर सी, यांगसी। तो यांगसी नदी पीला सागर में गिरती है, येलो सी, पीला सागर। चाइना के पूर्व में जो सागर है उसका नाम है पीला सागर। तो ठीक है, यहाँ बोहाई की खाड़ी है और यहाँ पीला सागर है। तो वांगहो नदी बोहाई की खाड़ी में और यांगसी नदी पीला सागर में जल गिराती है। इसके अलावा हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में, ये तिब्बत पठार का पूर्वी क्षेत्र, तिब्बत पठार का पश्चिमी क्षेत्र, हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे एक झील पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। वास्तव में वो कोई ऐसी वैसी झील नहीं है, वो ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। इसे हम, ग्लेशियर का वास्तविक नाम है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। क्या? यहां लिख के दिखा दें, चेमा योंगडुंग। पता नहीं किसने ये नाम रखा होगा, टेढ़ा नाम है। तो इसका नाम है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर, हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर। तो जब गर्मियों में ये पिघलता है तो बहुत बड़ा वहां पे आसपास झील बन जाता है। चेमा योंगडुंग ग्लेशियर के आसपास बहुत बड़ा झील बन जाता है, उसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील में जब पानी बढ़ जाता है तो बहने लगता है, तो जल का बहाव ही तो नदी कहलाता है। नदी क्या है? जलधारा का बहाव। जब मानसरोवर झील में बहुत सारा पानी भर जाता है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से, तो नदियां निकल पड़ती हैं, जल का बहाव होने लगता है। तो एक धारा निकलकर चेमा योंगडुंग ग्लेशियर या फिर मानसरोवर से निकलकर हिमालय के साथ साथ पूरब में जाती है, हिमालय के साथ साथ पूरब में जाती है, फिर दक्षिण में मुड़ती है और भारत में चली आती है, और यहाँ पे बांग्लादेश में चली आती है। एक धारा पूरब क्यों निकलती है? इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। यानी तिब्बत के पठार से वांगहो नदी, यांगसी नदी, तीसरी नदी जो निकल रही तिब्बत के पठार से वो है ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो कहते हैं। इसको जाके लिखते हैं, जगह नहीं है, जगह सारा मानचित्र घेर दिया है। सांगपो, आधा ग, शुरू में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो टी लिखा होता है, टी साइलेंट होता है, इसे हम सांगपो कह सकते हैं। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी हिमालय का यहाँ पे एक शिखर है, उसका नाम है नामचा बरवा। हिमालय का यहाँ पे एक शिखर है, ऊंची चोटी, जैसा हम त्रिभुज की तरह चोटी बनाते हैं, त्रिभुज की तरह। तो हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर का नाम है नामचा बरवा चोटी। तो सांगपो नदी नामचा बरवा चोटी के समीप यू टर्न लेती है और चली आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत के पठार से जब दक्षिण में घूमती है ऐसे, तो आती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग नदी कहते हैं, यानी तिब्बत के पठार पर सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग। अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल असम में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के दो ही राज्यों से बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम। अरुणाचल और असम को क्रॉस करके चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया असम, ये भी तिब्बत पठार से। इसके अलावा दो धाराएं पश्चिम में निकलती है मानसरोवर झील से। एक धारा ऐसे निकलती है और अरब सागर में आके गिरती है, यह है अरब सागर। और एक धारा ऐसे निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। जो ऊपर वाली धारा है उसे सिंधु नदी कहते हैं, नीचे वाली जो धारा है उसे सतलज नदी कहते हैं। सिंधु और सतलज तीन देशों में बहते हैं। तिब्बत यानी चीन, चीन से निकलते हैं, भारत में आते हैं और चले जाते हैं
पाकिस्तान में। सिंधु और सतलज 3 देशों में बहते हैं, चीन, फिर भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, और फिर पाकिस्तान में। तो इस तरह से ये दोनों अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी अंतरराष्ट्रीय है। कितने देशों में बहती है? 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र भी 3 देशों में बह रही है, सतलुज और सिंधु भी 3 देशों में बह रही है। सिंधु नदी निकलकर पश्चिम में चली जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है, यानी पश्चिम में तिब्बत से निकलकर पहले जम्मू कश्मीर राज्य, फिर पाकिस्तान। सतलुज नदी पहले हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ओके, तो मानसरोवर झील से, जो तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील है, वहां से 3 नदियां मानसरोवर से निकलती हैं और 2 नदियां पूर्वी तिब्बत से निकलती हैं, वांगो और यांगत्से। ठीक है, भारत में 2 पठार उल्लेखनीय हैं, जो पूर्व में झारखंड एक इधर है और इधर महाराष्ट्र है। झारखंड और आसपास के राज्यों में फैला हुआ जो पठार, उसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार गुंबद की तरह उठा हुआ है, इसलिए इसे हम गुंबद पठार भी कहते हैं। गुंबद, छोटा नागपुर पठार। भारत का ज्यादातर 90% के लगभग, भारत में जो कोयला भंडार पाया जाता है, भारत में लगभग 90% कोयला भंडार छोटा नागपुर पठार पे ही पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार पे आप ड्रिलिंग करेंगे तो कोयला मिलेगा। तो छोटा नागपुर पठार पर भारत का 98% कोयला है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? सबसे ज्यादा विस्तार इसका झारखंड में है। यही कारण है कि झारखंड हमेशा कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा रानीगंज कोयला खान, यानी छोटा नागपुर पठार थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी चला गया है। उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार का विस्तार 5 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ओके, ये जो पठार है इधर महाराष्ट्र में, इसे हम कहते हैं दक्कन का लावा पठार। दक्कन है ना, दक्कन पठार, इसे हम दक्कन का लावा पठार कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए। हमने बताया महाद्वीप, इससे पहले अध्याय में बताया था कि जो महाद्वीप हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे प्रवाहित हो रहे हैं। उनके प्रवाह की दर क्या है? 2 या 3 सेंटीमीटर सालाना, यानी 1 साल में 2 या 3 सेंटीमीटर खिसक जाते हैं। तो भारत खिसकते हुए यहाँ चला आया है। पहले कहाँ था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देख रहे हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, खंबात की खाड़ी देख रहे हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका खंबात की खाड़ी से लगा हुआ था, यानी भारत का पश्चिमी तट यहाँ पे था। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये चाकू का जो सिरा है, चाकू के सिरे की तरह, ये खंबात की खाड़ी में घुसा हुआ था। यानी पूरा का पूरा जो भारत है अफ्रीका से सटा हुआ था। महाद्वीप से प्रवाहित ही नहीं हो रहे हैं सालाना 2 या 3 सेंटीमीटर की दर से, बल्कि महाद्वीप टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं। जैसे भारत टूटा अफ्रीका से और जुड़ गया एशिया से। भारत टूटा अफ्रीका से और जुड़ गया एशिया से, भारतीय उपमहाद्वीप। तो जब अफ्रीका से टूट रहा था तो बीच में दरार बन जाती है। हम लाल रंग से दिखा दें कि जब भारत अफ्रीका से टूटकर पूरब की ओर प्रवाहित हो रहा था, अफ्रीका से टूटकर पूरब की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो बीच में ये दरार पड़ गया। यहाँ पे इन हिस्सों में दरार पड़ा। तो जब महाद्वीप टूटते हैं, बीच वाले हिस्सों में दरार पड़ जाता है 2 भूखंडों के बीच में, तो जमीन के भीतर से दबाव कम हो जाता है। जमीन के अंदर बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्म है जमीन अंदर से। तो उस पर जब दबाव कम होता है तो पदार्थ बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो क्या निकलता है? लावा निकलता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत गर्म होता है तो बाहर निकलकर द्रवित हो जाता है, द्रव के रूप में, पेस्ट के रूप में लावा निकलता है। ये लावा ज्वालामुखी की विस्फोटक उद्गार की तरह नहीं निकलेगा, क्योंकि विस्फोटक हुआ नहीं ना, विस्फोट तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि लावा को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। खुद दरार बन गया, महाद्वीप टूटकर विपरीत दिशाओं में चल रहा है, खुद दरार बन गया, लावा शांति से बाहर निकलेगा और दोनों ओर के भूखंडों पर, अंदर का लावा शांति से बाहर निकलता है और दोनों ओर के भूखंडों पर बिछ जाएगा। लावा बिछ जाएगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा? जब लावा या मैग्मा जमता है तो चट्टान बन जाता है। तो यहां से जब लावा निकला तो थोड़ा पश्चिम में निकला और थोड़ा पूरब में निकला, यानी पश्चिम में जो लावा का जमा हुआ उसके जमने से क्या बना? अबिसिनिया का पठार बना। पूरब में जो लावा का जमा हुआ उससे क्या बना? महाराष्ट्र या दक्कन का लावा पठार बना। इसलिए इसे हम लावा पठार कहते हैं। अपक्षय होता है, किसी भी चट्टान का अपक्षय होता रहता है। प्रकृति में कोई भी चीज स्थिर नहीं है।
चट्टान पर हमेशा धूप पड़ता है, बरसात होती है तो चटकती रहती हैं चट्टानें। चट्टानें क्या होती है, विखंडित होती रहती हैं, चटकती रहती हैं, उनका क्षय होता रहता है। जो चट्टानों का क्षय होता रहता है तो उसे हम कहते हैं अपक्षय। तो अपक्षय के कारण दक्कन का लावा पठार ऊपर मिट्टी बन जाती है। चट्टान का जब अपक्षय होता है तो पहाड़ों पर भी मिट्टियां पाई जाती है, जबकि पहाड़ तो पूरी तरह से कठोर होते हैं, लेकिन पहाड़ों पर मिट्टियां पाई जाती हैं, उन पर खेती होती है। वो मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है, चट्टानों के टूटने से प्राप्त होती है, अपक्षय से। तो दक्कन के लावा पठार के अपक्षय से, टूटने से जो मिट्टी बनी है उसे हम कहते हैं लावा मिट्टी। किस नाम से लोकप्रिय है, काली मिट्टी। दक्कन के लावा पठार पर जो मिट्टी किस नाम से लोकप्रिय है, काली मिट्टी अर्थात लावा मिट्टी। तीसरा नाम देते हैं रेगुर मिट्टी। क्या, रेगर मिट्टी। कपास बहुत ज्यादा इसमें उपजाया जाता है, इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी कहते हैं। चार नाम है, लावा मिट्टी, काली मिट्टी, रेगर मिट्टी, कपासी मिट्टी। तो ये दक्कन के लावा पठार की विशेषता है। प्रसंग आ गया, मैंने बता दिया। उसके बाद चाइना में ही पूर्व, तिब्बत के पठार के पूर्व में एक पठार है, इसे हम कहते हैं यूनान का पठार। लिखा हुआ है किस देश में है, चाइना में। ओके। ऑस्ट्रेलिया में यूं तो पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ही पठारी है, लेकिन ऊंचे पठार दो ही हैं, एक अर्नाहम लैंड का पठार, दूसरा किम्बरले का पठार। ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिमी भाग लगभग पठारी ही है, लेकिन उतना ऊंचा नहीं है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दो ऊंचे पठार दिखाई देते हैं, एक अर्नाहम लैंड का पठार, दूसरा किम्बरले का पठार। हम यहाँ पे बता दें कि किम्बरले का पठार पूछा जाएगा तो आप दक्षिण अफ्रीका मत कर दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में एक स्थल है, यहाँ पे किम्बरले एक जगह है, एक शहर है, वहां पे हीरा पाया जाता है और निकाला जाता है। किम्बरले की खान जो दक्षिण अफ्रीका में है, ये है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान है, किम्बरले की खान से हीरा निकाला जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, और दुनिया की कुछ प्रमुख हीरा उत्पादन केंद्रों में से एक है किम्बरले। ये किम्बरले तो खान है, लेकिन जो किम्बरले का पठार है वो है ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा अर्नाहम लैंड का पठार, हम जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट उत्पादन के दो क्षेत्र हैं। एक ये जो है केप यार्क प्रायद्वीप, जो सिंह की तरह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सिंह की तरह ऊपर उठा हुआ नहीं है, इसे हम कहते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप में एक जगह है वाइपा की खान है, वहां से बॉक्साइट निकाला जाता है। और अर्नाहम लैंड पठार पे भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। हमने बताया था कि बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में दूसरा स्थान है। तो अर्नाहम लैंड और केप यार्क प्रायद्वीप में वाइपा दो क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट उत्पादन के। तो अर्नाहम लैंड पठार और किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। खनिजों के बारे में जानने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देख सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन से खनिज हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सब बताया है। हालांकि खनिजों का चैप्टर जल्दी ही आएगा, जैसे ही मैं आर्थिक भूगोल शुरू करूंगा वहां पे खनिजों का चैप्टर शुरू हो जाएगा। आर्थिक भूगोल में आप दुनिया में कृषि है, उद्योग है, खनिज है, ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे, कृषि, उद्योग और खनिज। तो आज आपने पठार अध्याय पढ़ा, कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जो मैं आपसे प्रश्न पूछता रहता हूँ उसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप पढ़ते हैं, मैं बेवजह मेहनत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने आप बैठे नहीं हैं, मेरे सामने सिर्फ कैमरा है। कैमरे के सामने बकबक करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। लाभ तब मिलेगा जब मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं और मेरे प्रश्नों का उत्तर लगातार दे रहे हैं। तो जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।